Hello everyone, welcome to IS Origin. I am Shruti Jha and continuing with the series of Governor Generals and Viceroys, the next Viceroy which today we are covering is Lord Chelmsford. इनका जो टेन्योर है वो रहता है फ्रॉम द ईयर ऑफ 1916 टू 1921 और ये जो टेन्योर रहता है इनका 5 इयर्स का, इस टेन्योर में आपको बहुत सारे ऐसे मेजर इंसिडेंट्स देखने को मिलेंगे जो कि एक्चुअली नेशनलिज्म को इंडिया के काफी आगे तक लेकर जाते हैं। ठीक है, सो चलिए देखते हैं इनका इंट्रोडक्शन। ही वाज इंडियाज वॉइसरॉय एंड गवर्नर जनरल। ही सक्सीडेड लॉर्ड हार्डिंज एज वॉइसरॉय ऑफ इंडिया आफ्टर द ब्रिटिश आर्मी वाज रूटेड इन मेसोपोटामिया। ही अराइव्ड इन इंडिया वेयर अनरेस्ट इंक्रीज एज द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ड्रैग्ड ऑन। ठीक है, तो आपको पता है कि लॉर्ड हार्डिंज के टाइम पे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1 कंडक्ट हो रही थी और ऐसे टाइम पे एक बहुत ही पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव अपहीवल इंडिया में फेस किया जा रहा था। तो उसी टाइम पे जो है इनका अपॉइंटमेंट एज वॉइसरॉय इंडिया में होता है। ठीक है, नाउ द मेजर इंसिडेंट व्हिच अकर्ड इन हिज टेन्योर इज लखनऊ सेशन व्हिच एक्चुअली अकर्ड इन द ईयर ऑफ 1916। तो देखिए, अब जो भी एक्टिविटीज, जो भी इवेंट्स अब आगे गवर्नर जनरल ऑफ वॉइसरॉयज के टेन्योर में होंगे वो सभी हमारे हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि एवरी सिंगल इवेंट इज पार्ट ऑफ आवर इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, और हमको सारे इंसिडेंट्स को अच्छे से पता होना चाहिए, सारी चीजें पता होना चाहिए कि भाई वो इंसिडेंट में एक्चुअल क्या था, उसके पीछे का रीजन क्या था, क्योंकि डेफिनेटली उन्हीं इंसिडेंट्स की वजह से आज जो है वो हम इंडिपेंडेंट हैं। ठीक है, अब एक जो ये लखनऊ सेशन जो इनके टेन्योर में होता है लॉर्ड चेम्सफोर्ड के, तो इस लखनऊ सेशन को बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन क्यों माना जाता है, क्योंकि इस सेशन में जो आईएनसी रहती है और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग रहती है वो साथ में आ जाते हैं। ठीक है, उनका एक तरीके से समागम हो जाता है और जो मुस्लिम लीग है उनके डिमांड्स होते हैं सर्टेनली कि भाई उनकी जो कम्युनिटी है वो माइनॉरिटी है, तो उनको जो इलेक्शंस हैं उसमें काफी ज्यादा स्टेक दिया जाए, तो वहां पे एक कम्युनल रिप्रेजेंटेशन उनको प्रोवाइड कर दी जाती है और जॉइंट इलेक्टोरेट्स के लिए भी आईएनसी जो है वो अग्री कर जाती है। ठीक है, तो द जॉइंट इलेक्टोरेट्स वर द मेन फीचर and both parties agreed on the joint electorates with separate communal representation for Muslims. Next was the mutual respect. ठीक है, अब देखिए जो मुस्लिम कम्युनिटी, जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की डिमांड थी वो आईएनसी ने मान ली और उसके बदले में इन फेवर ऑफ दैट तो मुस्लिम लीग बोलती है कि ठीक है भाई अब हम आपको जो है वो सपोर्ट करेंगे, आपका जो नोशन है टू हैव द सेल्फ रूल उसमें हम आपकी रिस्पेक्ट करते हैं और उसको हम आगे आपका सपोर्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे म्यूचुअल रिस्पेक्ट की बात आती है। देन इज द सेफगार्ड फॉर माइनॉरिटीज, बोथ पार्टीज एम्फसाइज्ड प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ रिलीजियस एंड कल्चरल माइनॉरिटीज। डेफिनेटली क्योंकि कम्युनल रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे उनको राइट्स दिए जाते हैं मुस्लिम लीग को, तो डेफिनेटली एक रिस्पेक्ट जो है वो माइनॉरिटीज की तरफ दिखाई जाती है। Next event which was the Montfort reforms, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पॉलिटी के भी पर्सपेक्टिव से आप देखो तो ये एक्ट्स जो है वो काफी पूछे जाते हैं और हिस्ट्री में तो ये एक्ट्स का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस वैसे भी है। ठीक है, तो अब इन एक्ट्स के फीचर्स क्या थे, तो सबसे पहला फीचर्स तो था कि प्रोविंसेस में जो है वो डायरकी इन्वॉल्व कर दी गई थी, डायरकी इंट्रोड्यूस कर दी गई थी। ठीक है, अब डायरकी में क्या किया था कि 2 सब्जेक्ट्स जो है वो ब्रिटिशर्स लेकर आ गए थे, वन वॉज द ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट एंड वन वॉज द रिजर्व सब्जेक्ट। ठीक है, अब जो रिजर्व सब्जेक्ट्स होते थे जिसमें पुलिस आ गया, रेवेन्यू आ गया और जो बहुत इंपॉर्टेंट होते थे, ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर आ गया, ये ब्रिटिशर्स अपने हाथ में लेकर रखते थे कि भाई जो मेजर, जो जहां से पैसा आना है, जहां से एक पावर हमारे हाथ में रहेगी, ऐसे सब्जेक्ट्स ब्रिटिशर्स अपने हाथ में रखते थे। और जो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स होते थे जिसमें जैसे एजुकेशन आ गया या फिर एग्रीकल्चर आ गया, ऐसे जो सब्जेक्ट्स जिनमें इतना इन्वॉल्वमेंट ब्रिटिशर्स सोचते थे कि ठीक है हम अगर नहीं भी देंगे तो भी चल जाएगा, ऐसे जो है जो सब्जेक्ट्स थे वो बाकी लोगों को, बाकी मिनिस्टर्स को जो है वो प्रोवाइड कर दिए जाते थे। ठीक है, दिस सिस्टम was referred to as the diarchy। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है। सेकंड इज द बाइकैमरल लेजिस्लेचर, इसमें जो है वो एक डुअल लेजिस्लेचर इन्वॉल्व करी गई। इट वाज एक्सपैंडेड एंड मेड बाइकैमरल फॉर द फर्स्ट टाइम, कंसिस्टिंग काउंसिल ऑफ स्टेट जिसको अपर हाउस बोला गया और लेजिस्लेटिव असेंबली जिसको लोअर हाउस बोला गया। जैसे कि हम राज्यसभा को अपर हाउस और लोकसभा को लोअर हाउस बोलते हैं, सिमिलरली उस टाइम पे काउंसिल ऑफ स्टेट और लेजिस्लेटिव असेंबली अपर हाउस और लोअर हाउस की तरह काम कर रहे थे। थर्ड वाज द एक्सपेंशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। ठीक है, यहाँ पे जो है इंडियंस के लिए बोला गया कि भाई इंडियंस को अब हम और ज्यादा मात्रा में इन्वॉल्व करेंगे अपनी काउंसिल में, जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन में इंडियंस भी ऐड हो सकें। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया है कि ब्रिटिशर्स छोटे छोटे लॉलीपॉप्स देते रहते थे इंडियंस को लुभाने के लिए। वो सोचते थे कि ठीक है अगर हम एक
थोड़े बहुत एक एक्टिविटी करते रहेंगे, जैसे इंडियंस जो है वो हमारे सपोर्ट में रहे तो वो आवाज नहीं उठाएंगे सर्टेनली, बट उनको ये लगता था कि इंडियंस जो है वो भाई बेवकूफ हैं या जो भी है, बट ऐसा कुछ था नहीं, क्योंकि सर्टेनली आगे जाके जो है उनके खिलाफ तो आवाज वैसे भी उठाई जाती है। देन नेक्स्ट वाज द लिमिटेड फ्रेंचाइजी, तो 10% लोगों को है यहाँ पे जो है वो वोटिंग राइट दे दिए जाते हैं और इलेक्शन में उनका इन्वॉल्वमेंट जो है वो कर दिया जाता है। नेक्स्ट इज द रोलट एक्ट, ठीक है। अब आपको पता है जब जलियांवाला मैसेकर हुआ था तो वो काफी मेजर लेवल पे इंडियंस को, वो उनका जो एक्टिविटी थी, जो ब्रिटिशर्स ने जिस तरीके से इंडियंस पे वार किया था, और एनीवेज विदाउट एनी रीजन, क्योंकि भाई वहां तो जो भी इंडियंस वहां पे मौजूद थे, जो भी पंजाबी पीपल थे वहां पे, तो वो बैसाखी वगैरह सेलिब्रेट करने आए थे एक फेस्टिवल के, उससे वहां पे सब इकट्ठा हुए थे। बट ब्रिटिशर्स को लगा कि भाई हमारे खिलाफ कोई पॉलिटिकल एजेंडा यहाँ पे प्लान किया जा रहा है, कोई प्लानिंग प्लॉटिंग यहाँ पे चल रही है, तो उसके चलते वो जनरल डायर वहां आते हैं और अपनी जो भी तोप वगैरह से सबको जो है वो वहां पे मारने लग जाते हैं, ठीक है। तो ये जो इंसिडेंस हुआ था जलियांवाला बाग मैसेकर का, और फिर उसके बाद जब रोलट एक्ट लेकर आया जाता है जिसमें बोला जाता है कि भाई ब्रिटिशर्स ने ऐसा बोला कि हम किसी को भी हम ट्रायल में ले सकते हैं और उनको ये मौका नहीं दिया जाएगा कि उनको कोई भी अपील करने का मौका नहीं दिया जाएगा, ठीक है। तो ऐसे जो एक्ट्स है, ये आप रोलट एक्ट ले लीजिए, तो इससे कर्ब करी जा रही थी नेशनलिस्ट एक्टिविटीज, कि कहीं पे भी अगर पॉलिटिकल लीडर्स कहीं पे भी ओरिजिनेट हो रहे हो या ऐसी एक्टिविटीज होने का अगर कुछ भी स्टार्ट हो रहा हो तो वो ना हो पाए। एंड रोलट एक्ट का एक दूसरा नाम है अनार्कियल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट। ये जो दूसरा नाम है वो मेजरली लोगों को नहीं पता होता है, तो आप जो है वो समझ लीजिए, ये इसका दूसरा नाम है। ओके, नेक्स्ट इज द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स टू द गवर्नमेंट। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स जो है वो गवर्नमेंट को इस एक्ट के तहत दे दी गई थी, जिसमें फर्स्ट वाज द अलाउड अरेस्ट विदाउट अ वारंट, ठीक है। आपको ये बोला जाता है जब भी आप अरेस्ट करते हो किसी भी पर्सन को, तो डेफिनेटली आप वारंट देते हो कि भाई रीजन तो आप बताओगे ना कि भाई अरेस्ट हम आपको क्यों कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं कि आप बिल्कुल उनको उठा के जो है वो जेल में ले जाओगे। तो ऐसा ही ब्रिटिशर्स करने की कोशिश कर रहे थे, विदाउट एनी वारंट किसी भी पर्सन को अरेस्ट कर लिया जा रहा था। नेक्स्ट वाज द परमिटेड डिटेंशन ऑफ इंडिविजुअल्स विदाउट ट्रायल फॉर अप टू 2 years, ठीक है। कोई भी ट्रायल जो है आपका 2 साल तक बिल्कुल भी नहीं होगा, ऐसा जो है वो ब्रिटिशर्स का इस एक्ट में बोलना था। नेक्स्ट वाज रेस्ट्रिक्टेड फ्रीडम ऑफ स्पीच, प्रेस एंड असेंबली। तो यहां पे भी हर जगह कोशिश करी गई कि भाई हमारे खिलाफ कोई भी आवाज ना उठाया जाए, और हर किसी लेवल पे एक रेस्ट्रिक्शन लगाया गया, चाहे वो स्पीच हो, चाहे वो प्रेस हो या असेंबली हो, कोई भी लोग एक जगह इकट्ठा हो रहा है तो वो भी ना ही होने दिया जाता था। सो नो ज्यूरी और अपील, ठीक है, टारगेटेड एट द रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज, ठीक है। कोई भी आप अपील नहीं कर सकते हो कहीं भी, आप टारगेट अगर रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज हो रही हैं तो उस पे एक तरीके से ये टारगेट था कि भाई अगर रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज होने वाली हैं तो वो ना हो पाए, ठीक है। ये रोलट एक्ट था। नेक्स्ट वाज एनसीएम, which occurred in the year 1920 to 1922. very important from historical perspective, modern history में काफी significant event है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। आपको पता है कि महात्मा गांधी ने जो है वो इस मूवमेंट को स्टार्ट किया था ऑन द डेट ऑफ अगस्त 1st 1920, ठीक है। अब जो नाम आपको पता चल रहा है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, जैसे ही जलियांवाला बाग मैसेकर होता है, रोलट एक्ट लेकर आया जाता है, ऑब्वियसली द इंडियंस वर नॉट हैप्पी विद द बिहेवियर ऑफ ब्रिटिशर्स, ठीक है। और महात्मा गांधी को भी लगा कि भाई ये अब जो ब्रिटिशर्स कर रहे हैं कि इनोसेंट लोगों को मारना, बेवजह मारना, और रोलट एक्ट के तहत जो है आप एक तरीके से ह्यूमन राइट्स का भी आप हनन कर रहे हो, इट इज नॉट गुड। इस तरीके से आप किसी को भी विदाउट वारंट आप जेल में डाल रहे हो, फिर आप अपील के भी वे नहीं दे रहे हो कोई सा भी अप टू 2 years। तो ये सारी चीजें जो है वो महात्मा गांधी को भी गलत लगी, और इसीलिए वो एनसीएम को लेकर आते हैं और बोलते हैं कि भाई अब हमको किसी भी तरीके से कोऑपरेशन नहीं दिखाना है ब्रिटिशर्स को, ठीक है। ऑब्वियसली ही वाज अगेंस्ट वायलेंस। उनका हमेशा से दो एक उनके बोल सकते हो आप हथियार रहते थे, जिसमें से एक था नॉन वायलेंस और एक था सत्याग्रह। तो वो ये मानते थे कि नॉन वायलेंस और सत्याग्रह से ही हम आगे बढ़ सकते हैं और कोई भी लड़ाई को जीत सकते हैं, ठीक है। एनसीए में भी उन्होंने यही करने की कोशिश करी, और उन्होंने बोला कि किसी भी तरीके का वायलेंस जो है वो इस मूवमेंट में नहीं होना चाहिए, और इस मूवमेंट में काफी ज्यादा बड़े लेवल पे इंडियंस बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, ठीक है। महात्मा गांधी स्टार्टेड द एनसीए मूवमेंट, ये मैंने आपको बताया, एज अ मीन्स ऑफ पीसफुली एंड नॉन वायलेंटली प्रोटेस्टिंग द जलियांवाला बाग मैसेकर, ठीक है। It program included picketing liquor stores, boycotting British goods, adopting Swadeshi, protesting in front of government buildings, councils and educational institutions, as well as encouraging initiatives like Khadi and Charkha. Obviously, जैसा बताया गया कि भाई हमको कॉपरेशन नहीं करना है, हमको इंडिजिनियस गुड्स, जैसा कि स्वदेशी मूवमेंट में भी था कि हम खुद के जो बनाए हुए गुड्स हैं, ना कि फॉरेन गुड्स को सपोर्ट करते हुए उनको यूज करते हुए, हम खुद के जो बनाए हुए गुड्स हैं उनको यूज करें, जैसा कि आपका खादी हो गया, आपका चरखा हो गया, जिससे
आप ऑब्वियसली बनाते हो अपने क्लोथ्स वगैरह, तो वो चीज़ें आप ज़्यादा यूज़ करो, ठीक है। और ब्रिटिश ऑफिसेज वगैरह को भी आप बॉयकआउट करो। अगर आपको प्रोटेस्ट करना है तो आप पीसफुली जो है वो उन ऑफिसेज के बाहर बैठ के आप प्रोटेस्ट करो, ठीक है। ये एनसीएम का कहना था। इट ऑल्सो कंबाइंड द खिलाफत एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। ऑब्वियसली उस टाइम पे इंडिया में खिलाफत मूवमेंट भी चल रहा था, ऑब्वियसली बिकॉज द मुस्लिम्स वर नॉट हैप्पी, क्योंकि टर्की में जो है वो उनके कैलिफ के ऊपर जो भी इश्यूज चल रहे थे, ठीक है। ऑब्वियसली ब्रिटेन और टर्की जो है वो आमने सामने खड़े थे वर्ल्ड वॉर में, ठीक है। तो उस टाइम पे खिलाफत मूवमेंट भी ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट ही चल रहा था। तो गांधी जी ने यहाँ पे एक वे देखा, यहाँ पे एक उनको एक लगा कि भाई अब ये एक रीजन मुझे मिल गया है कि मैं कहाँ पे हिंदू और मुस्लिम की यूनिटी बिठा सकता हूँ और इस मूवमेंट को एक बड़े लेवल पे कर जा सकता हूं, ठीक है। ऑब्वियसली जब एक यूनिटी होती है किसी भी कंट्री के सिटीजन्स में, तो जो मूवमेंट्स होते हैं जो भी एक पर्टिकुलर पावर के खिलाफ करे जाते हैं तो वो ज्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं, रादर देन कि वो बाइफिकेटेड व्यूज में जाके मूवमेंट करें, तो रादर कि वो एक आके मूवमेंट करें, ठीक है। तो गांधी जी का भी यही कहना था कि हिंदू और मुस्लिम जब अगर एक साथ आके रिवोल्ट करेंगे और एनसीएम का हिस्सा बनेंगे तो कहीं ना कहीं हम ब्रिटिशर्स की जो रूट्स हैं उनको हिला सकते हैं, ठीक है। Now, stick and carrot approach. Certainly, this was one of the policies of Britishers, just like the divide and rule policy. तो इसमें इनका मानना था कि भाई स्टिक होती थी कि जब आप स्टिक से क्या करते हो, आप लकड़ी से किसी इंसान को मारते हो तो उनको लगती है। तो जो रोलर टैक्ट है वो एक एग्जाम्पल था इनकी स्टिक का, कि वो कोशिश करते हैं कि पूरे रेगुलेशन हो, रेस्ट्रिक्शन हो, ठीक है। और कैरेट क्या रहता था, तो कैरेट देखिए, इट वॉज अ रिवॉर्ड, ठीक है। इट रिप्रेजेंट्स इंसेंटिव्स और पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट टू एनकरेज द डिजायर्ड बिहेवियर, ठीक है। अब कैरेट के चलते वो एक रिवॉर्ड देते थे, कोशिश करते थे कि भाई चलो हम कुछ जो है वो इनको अब रिवॉर्ड्स भी पकड़ा देते हैं कि भाई अब हमारे खिलाफ जो है वो आवाज ना उठे, ठीक है। जैसे कि आपने मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म्स में भी देखा कि उन्होंने इंडियंस को लेजिस्लेचर में एंट्री दे दी थी कि भाई हाँ ठीक है, अब हम इंडियंस को भी मौका दे रहे हैं। फिर 10% वोटिंग राइट्स भी उन्होंने अलाउ कर दिए थे। तो ये एक तरीके के छोटे छोटे रिवॉर्ड्स वो देते थे। और स्टिक जो है आप बोल सकते हैं कि रोल अटैक जो था वो एक तरीके से स्टिक था, ठीक है। तो द स्टिक एंड कैरेट अप्रोच रेफर्स टू अ स्ट्रैटेजी ऑफ ऑफरिंग रिवॉर्ड्स, कैरेट्स एंड पनिशमेंट एज स्टिक्स टू मोटिवेट द बिहेवियर। एंड कैरेट रिवॉर्ड, ऑलरेडी आई टोल्ड यू, स्टिक पनिशमेंट symbolizes penalties or negative consequences to deter the undesirable behavior. So this was it for Lord Chelmsford. I hope आपको ये समझ में आया हो, and please stay tuned for further more qualitative content on IS Origin. Subscribe to our channel. Until then, पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।